नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 30 मई, यानी कि ये महीना दरअसल अब आपका क्या हो रहा है, गुजर चुका है, बीत चुका है। और मैं फिर से एक बात आपको मैं याद दिला दूं कि भाई साहब, आप सभी लोग जो है एक बड़े एग्जाम, खासकर आरओ और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप लोग दैनिक रूप से करंट अफेयर्स फॉलो करें। मैं अभी इस समय देख रहा हूं कि जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है आपके नजदीक, वैसे वैसे जितना आपको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, आप वो ना करके आप क्या काम कर रहे हो, आप इसको स्किप करते हुए चले जा रहे हो। गलत बात है। आप वीडियो प्लीज जरूर देखिए, इससे मुझे कोई बड़ा बेनिफिट नहीं मिल जाता है, बेनिफिट आपको ही मिलना है। इसलिए आप लोग प्लीज दैनिक रूप से वीडियो को जरूर देखा करिए, है ना। और बाकी रिवीजन पर खासकर ध्यान दीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप लोग मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो मॉक टेस्ट के माध्यम से हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो। ठीक है, मतलब चाहे मॉक हो वो, या फिर पीवाईक्यूज हो, या फिर घटना चाहे पूर्वावलोकन हो, या कोई अन्य किताब हो। ठीक है, डिकोड एग्जाम के 10 सेट की प्रैक्टिस सेट भी आती है, बुक आती है, आप उसको भी ले सकते हैं। 10 प्रैक्टिस सेट आप जानते हो कि मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहें तो इस बुक को ले सकते हैं। 10 प्रैक्टिस सेट है, इसमें अपडेटेड वर्जन इसका आया हुआ है, तो आप लोग चाहें तो इसको ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा डिकोड एग्जाम की हिंदी की बुक भी आती है, जो कि आपके सामने है। डिकोड एग्जाम की हिंदी की बुक भी आप लोग जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी सूचना हो गई। बाकी आप लोग जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी की सेशन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हम लोग करेंगे पहले रिवीजन, यानी कि केंद्रीय शिक्षता परिषद, जिसको सीएसी बोलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षता संवर्धन योजना, और इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षता प्रशिक्षण योजना के तहत युवाओं को जो दी जाने छात्रवृत्ति थी, उसमें 30% का इजाफा कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, मई 2025 में अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एनडीबी, ठीक है, जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा सदस्य देश बन गया है, यह भी आपको याद रखना है। और हाल ही में 12 मई 2025 को लखनऊ में विश्व की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम और सुपर एलॉय सामग्री निर्माण इकाई का उद्घाटन भी किया गया है। और यह आपके यूपी स्पेशल के लिए क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा इसको आप लोग। ठीक है, चलिए, भूमि संसाधन विभाग ने पंजीकरण विधेयक 2025 के मसौदे पर जनता से 30 दिनों के भीतर क्या किया है, सुझाव आमंत्रित किया है। और कल हमने आपको जो है ये जो पंजीकरण विधेयक 2025 है, इसके बारे में कल हमने आपको जानकारी दी थी, है ना। केरल के तट पर लाइबेरियाई जहाज से तेल का रिसाव होने से जो है उसमें कैल्शियम जो कार्बाइड के तत्व हैं वो क्या हो रहे हैं, जल में घुल रहे हैं, और इससे एक जो है खतरा उत्पन्न हो गया, जिसके लिए वहां पर आपातकाल लगाया गया। कल मैंने आपको तेल रिसाव यानी कि ऑयल स्पिल के बारे में बताया था कि किस किस तरीके से हम इसको दूर कर सकते हैं, चाहे वो बायो रेमेडिएशन का तरीका हो या कोई अन्य तरीका हो। कल मैंने आपसे कहा था कि बायो रेमेडिएशन कई बार आप एग्जाम में पूछा गया है, न सिर्फ प्री में बल्कि मुख्य परीक्षा में भी बायो रेमेडिएशन क्या होता है आप एग्जाम में डेफिनेटली आया हुआ है। भाई साहब, एक एक बात को मेरे जहन में अपने उतार लिया करो, ठीक है, प्लीज। आगे 24 मई को करतार सिंह सराभा की जयंती मनाएगी, आप जानते होंगे। और मात्र 19 साल की उम्र में, जिस उम्र में आप चैटियाते हो ना भाई साहब, जिस उम्र में आपको पता नहीं होता कि मुझे क्या करना है, उस उम्र में ये फांसी के फंदे पर झूल गए थे, है ना, लाहौर षड्यंत्र के इस मामले में। चलिए, आरबीआई ने फरवरी 2025 में आंकड़े जारी किए, जिसके अनुसार 2024 तक राज्यों का 83.83 लाख करोड़ रुपए क्या हो गया है, बकाया हो गया। इसमें पहला राज्य कौन सा? इसमें पहला जो राज्य था नंबर 1 पर, क्या था? तमिलनाडु था भाई साहब। क्या था? तमिलनाडु। कर्ज के मामले में सबसे नंबर पर तमिलनाडु। उसके बाद कौन कौन सी कंट्री थी, उस स्टेट थे, मैंने आपको बताया हुआ था कल। ठीक है, चलिए, बाकी कल हमने आपसे पहला प्रश्न पूछा था कि बताओ यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, और ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रख लीजिएगा आप एग्जाम के लिए, ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और प्लस आपके इंटरव्यू के लिए भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिटेल्स में आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आज का हमारा पहला टॉपिक है कि वित्त वर्ष 2024-25 में कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 3.04 क्या 3.04% तक की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है, यानी कि इसकी ग्रोथ हो गई अपने आप में, है ना। ये डेटा अभी हाल ही में रिलीज किया गया है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कोयला का आयात 7.9% कम होकर के 243 मिलियन टन से रह गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष में 264 मिलियन टन से अधिक था। आयात में कमी आने से लगभग $8 बिलियन की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। तो यह बड़ी बात है कि भाई आयात में कम होगी, तो सिंपल सी बात है, आयात में कमी होगी तो क्या होगा, पैसा हमारा बच जाएगा, है ना, फॉरेन करेंसी। चलिए,
और वित्त वर्ष 2024-25 में कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 3.04% की वृद्धि हुई है, लेकिन ताप विद्युत संयंत्रों के लिए आयातित किए जाने वाले मिश्रित कोयले के आयात में 41.4% की कमी भी आई हुई है। तो ये डेटा आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये डेटा आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ये वाला है ना। तो और आप यह भी जानते हो कि सरकार द्वारा जो घरेलू कोयला है उसके प्रोडक्शन को अर्थात उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए भाई साहब आयात कम करने के प्रयासों से वित्त वर्ष 2023-24 में की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कोयला उत्पादन में 5% की उत्साहजनक क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कोयले का आयात 7.9% कम होकर के 243 मिलियन टन रह गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 264 मिलियन टन से अधिक था। अभी हमने इस डेटा को पढ़ा था, तो बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली सही है। दूसरा, वित्त वर्ष 2024-25 में कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 3.04% की वृद्धि हुई है। हाँ, हुई है, बिल्कुल सही बात है। तो यह वाला कथन भी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा इस पॉइंट को भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोनों कथन इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सी इज द राइट आंसर। क्या, सी इज द राइट आंसर भाई साहब, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, भारत के टॉप जो 7 शहरों में डेटा सेंटर डीसी बाजार की क्षमता 2030 तक 4500 मेगावाट को पार जो है कर जाने की उम्मीद अभी जताई गई है। आप जानते होंगे आजकल टेक्नोलॉजी का क्या है, खूब ज्यादा जो है स्कोप है, ठीक है। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे कोई अन्य चीज हो, बड़ी तेजी के साथ इस पे काम हो रहा है। और यही कारण रहा है कि ठीक है कि कुछ प्रमुख जो शहर हैं उसमें जो डेटा सेंटर है बाजार की क्षमता 2030 तक, यानी कि उसमें एआई की जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटलाइजेशन जो टेक्निक है, उसका क्या है, बाजार का मतलब आकार, क्या इसका मतलब क्या हो गया, बाजार का आकार। डेटा सेंटर डीसी मतलब बाजार का आकार क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया है। 7 शहर है जिसके बाजार का आकार क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। और यही डेटा अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। तो भारत के टॉप 7 शहरों में डेटा सेंटर डीसी बाजार की क्षमता, क्या डेटा सेंटर, क्या बाजार की क्षमता 2030 तक 4500 मेगावाट को पार कर जाने की उम्मीद है, जिससे अगले 5-6 वर्षों में 20 से 25 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित होगा। यह जानकारी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में दी गई है। आप जानते होंगे सरकार निवेश को आकर्षित किए जाने के लिए कई प्रकार के प्रोग्राम एंड पॉलिसीज को लॉन्च कर रही है। सरकार वन विंडो सिस्टम लॉन्च की है, आप जानते होंगे। पहले क्या होता था, पहले भारत में निवेश करने के लिए कंपनियों को एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, ठीक है। कभी ये कागज, कभी वो कागज, और खासकर भारत जैसे देश में जहां पर आबू लोग बाबू लोग क्या होते हैं, बड़े करप्ट टाइप के होते हैं, ऐसे में अपनी फाइल पर को अप्रूवल कराना बड़ा मुश्किल होता था, लोग निवेश नहीं करते थे। सरकार ने मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया के तहत वन विंडो सिस्टम को लॉन्च किया, यानी कि आप 10 जगह ना जा करके आप किसी एक जगह पर जाइए, एक ऑफिस होगी, उसी ऑफिस में सारा डॉक्यूमेंटेशन आपका हो जाएगा। यानी कि एक प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया को लगने में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाता था, उस प्रक्रिया को महज 1 महीने में, 2 महीने में, या 1 दिन में, 2 दिन में पूर्ण कर लिया जाता है। यह सरकार की क्या रही, सबसे बड़ी उपलब्धि रही। सरकार ने डिजिटलाइजेशन पर भी फोकस किया, जिसके फलस्वरूप आप घर बैठे चीजें आसानी से हो जाती हैं, आपको ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, राइट। तो ये सब बातें आपको जाननी जरूरी है। इसके अलावा कोलियर्स की रिपोर्ट के अनुसार इसके कारण अगले 5 से 6 वर्षों में रियल एस्टेट में लगभग 55 मिलियन वर्ग फीट का क्षेत्र विकसित होने की भी संभावना है अपने आप में। रियल एस्टेट के बारे में आप जानते हो कि बड़ा बिजनेस है अपने आप में, इसमें कई सारे लोग लगे रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे, पिछले 6 से 7 वर्षों में डीसी क्षमता में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और यह अप्रैल तक 1263 मेगावाट तक पहुंच गई है। अपने आप में यह भी आपके लिए क्या है, जरूरी है, पॉइंट याद दिखेगा, ठीक है। चलिए, शहरी स्तर पर मुंबई में आप देखिएगा कि जो है, अच्छा ये पॉइंट पढ़ लो, यह वृद्धि डिजिटल और क्लाउड सर्विस की मांग में वृद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बढ़ते इस्तेमाल और अनुकूल सरकारी नीतियां, जो कि अभी मैं आपको बता रहा था, द्वारा समर्थित इंटरनेट की बढ़ती पहुंच की वजह से देखी जा रही है। जो कि अभी हमने आपको बताया कि सरकार प्रोग्राम एंड पॉलिसीज को भी आसान बना रही है। इसके अलावा सरकार जो है क्या कर रही है, एआई और डिजिटलाइजेशन पर ज्यादा फोकस कर रही है। यही वजह है कि चीजें क्या हो रही हैं, आसान और अच्छी हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कई सारी चीजें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके आगे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो भारत के टॉप 7 शहरों में डेटा सेंटर की बाजार की क्षमता 2030 तक कितने मेगावाट को पार कर जाने की है, तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 4500, बी ऑप्शन 5500, सी ऑप्शन 4000 या डी ऑप्शन 2000 हो जाएगा। यानी कि इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था
इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4500 हो जाएगा भाई साहब, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर सावरकर की जयंती भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अक्सर आप लोगों ने टीवी डिबेट पर जो है वीर सावरकर के बारे में डिबेट सुना होगा। बड़ा ये जो है ये दुर्भाग्य है कि कई बार क्या होता है, हमारे अपने क्रांतिकारी जो रहे हैं, हमारे अपने जो महापुरुष रहे हैं, हम उन पर भी जो है फक्र नहीं करते, हम उन पर भी क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। वीर सावरकर पर अधिकतर आप लोगों ने बड़े बड़े जो है चैनलों पर आपने डिबेट देखा होगा वीर सावरकर पर। भाई साहब आप बताइए कि क्या अपने ही क्रांतिकारियों पर क्या संदेह करना या अपने क्रांतिकारियों पर ही क्वेश्चन मार्क लगाना क्या सही है? आपने यह भी देखा होगा कुछ दिनों पहले कि हमारी बड़ी प्रतिष्ठित कुछ पुस्तकें हैं, ठीक है, जिसको आप आईएएस की परीक्षा में तैयारी करते हैं, मैं उस पुस्तक का नाम नहीं लूंगा, बखूबी आप जानते होंगे। उस इतिहास की किताबों में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को क्या कहा गया, क्रांतिकारी आतंकवादी की संज्ञा दी गई है। आप बताइए कि यदि ऐसा होता है तो जो लोग आईएएस बनते हैं, जो पीसीएस ऑफिसर बनेंगे, उनकी मनोदशा क्या होगी, उनकी स्थिति क्या होगी, और किस ओर देश जाएगा। ये एक बड़ी जो है विडंबना है हमारे देश की कि हम ऐसे अधिकारी को बनाएंगे जिसको ना अपने इतिहास का पता होगा, ना भूगोल का पता होगा, और ना ही किसी अन्य चीज का पता होगा। ये इसलिए किताबों पर जो है क्या कहते हैं, बहस होना भी जरूरी है। हमें अपने क्रांतिकारियों पर गुमान होना चाहिए। बताइए, करतार सिंह सराभा 19 एज की उम्र में फांसी पर चढ़ गए। वीर सावरकर आप जानते होंगे हिंदू धर्म के बड़े पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं, और देश की आजादी के लिए उन्होंने बहुत व्यापक स्तर पर काम किया। हालांकि इनको काला पानी की सजा दे दी गई थी सेंट्रल जेल में, और इसी पर कई बार बहस छिड़ जाती है, राइट। चलिए खैर, हमें बहस नहीं करना है, बल्कि हमें अपने क्रांतिकारियों पर, हमें अपने महापुरुषों पर हमेशा क्या करना है, हमेशा गुमान करना है। कैसी भी परिस्थिति रही हो, उन्होंने अपने आप को मजबूत स्थिति में रखा, और अगर आज हम इस पूरे खुले हवा में सांस ले पा रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे क्रांतिकारियों की वजह से है, हमारे नेताओं की वजह से है, जिन्होंने देश की आजादी में अपने जान जो है गंवा दी है। ठीक है, चलिए तो वीर सावरकर के बारे में आइए पढ़ते हैं। तो 28 मई को दरअसल वीर सावरकर की जयंती मनाई जाती है, आप जानते होंगे। जन्म की बात करें तो इनका 28 मई 1883 को इनका जन्म नासिक महाराष्ट्र में हुआ। निधन हो गया 26 फरवरी 1996 में। उन्होंने 1904 में मित्र मेला नाम से एक संगठन बनाया, जो बाद में अभिनव भारत बना। और भाई साहब, यही फैक्ट आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अभिनव भारत के बारे में डिटेल्स में जानकारी रखते होंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन, प्लीज नोट डाउन दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट, वह इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई कर रहे थे, और वहीं उन्होंने 1857 की क्रांति पर शोध किया, यानी कि जो आपकी 1857 क्रांति हुई थी उस पर रिसर्च किया। और उसके बाद द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक भी लिखी उन्होंने। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा कि बताओ भैया, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये किसकी पुस्तक है? आप तुरंत उत्तर देंगे वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक किस पर आधारित है? आप कहेंगे सर 1857 क्रांति पर आधारित है, वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई है। याद रहेगा। चलिए, इसके अलावा 1909 में, यानी कि 1909 में लंदन में मदन लाल ढींगरा, इनका नाम भी आपने सुना होगा अच्छी तरीके से, मदन लाल ढींगरा द्वारा कर्जन वायली की हत्या में सावरकर का परोक्ष समर्थन माना गया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया अपने आप में कि भैया वीर सावरकर ने इनको सपोर्ट किया है, और इसी सपोर्ट किए जाने की वजह से इनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ यानी कि पॉलिटिक्स, वकील यानी कि बैरिस्टर, और लेखक यानी कि राइटर भी थे, और वे उन्हें हिंदुत्व शब्द गढ़ने के लिए भी जाना जाता है। चलिए आगे, सावरकर हिंदू महासभा के प्रमुख व्यक्ति भी थे, और सावरकर ने हिंदुत्व हु इज ए हिंदू 1923 में जो है ये एक पुस्तक लिखी। यह भी आपको क्या करना है, इनका नाम, इसका पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। सावरकर ने हाई स्कूल के छात्र रहते हुए भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था, और पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने ऐसा करना जारी रखा अपने आप। यानी कि ये अपने बाल्यकाल अवस्था से, यानी कि अपने जो है विद्यार्थी जीवन से, स्टार्टिंग से ये क्रांतिकारी जो है गतिविधियों में शामिल हुआ करते थे। राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य तिलक से प्रभावित थे। अब आपके फैक्ट में, आपके आजकल आयोग जो है कई विकट प्रकार के प्रश्न पूछता है। ठीक है, आजकल आयोग भाई साहब ज्वालामुखी प्रकार के प्रश्न पूछता है, भूकंप सुनामी प्रकार के प्रश्न पूछता है कि देख के डर जाओ एकदम से।
और अनवांटेड टाइप पूछता है, प्रश्न पूछता है, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको उन प्रश्नों को करना जो आसान है। तो अब आपके एग्जाम में पूछेगा कि बताओ राष्ट्रवादी, सॉरी ये पूछेगा कि बताओ जो आपके वीर सावरकर थे निम्नलिखित में से किस नेता से प्रभावित थे। ऑप्शन दे देगा 4-5, ठीक है। तो 3 नेता का नाम दे देगा जो उनके एंगेज में थे, और एक नेता का नाम देगा जिससे प्रभावित थे। उनमें एक नाम रख देगा लोकमान्य तिलक का। तो बस आपको बताना है कि दरअसल जो वीर सावरकर थे वो लोकमान्य तिलक जो है, यानी कि तिलक कौन, बाल गंगाधर तिलक जी से क्या थे, प्रभावित थे। ठीक है, आगे यूनाइटेड किंगडम में कानून की पढ़ाई के दौरान वे इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे समूहों के साथ भी सक्रिय हो गए। उन्होंने ऐसी किताबें भी प्रकाशित की जो पूर्ण भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारी तरीकों को बढ़ावा देती थी, है ना। आगे ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने उनकी एक रचना द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि मैंने आपको बताया था, क्या, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को गैर कानूनी घोषित कर दिया, जो 1857 के सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में थी, जो कि अभी हमने आपको जैसे बताया कि इन्होंने पुस्तक लिखी थी। इसी पुस्तक को जो है ब्रिटिश हुकूमत ने क्या कर दिया, बैन कर दिया, अब कि भैया इसको नहीं चला सकते हो तुम। ठीक है, वीर सावरकर ऐसे पहले देशभक्त हैं जिन्होंने एडवर्ड सप्तम, ठीक है, यानी कि एडवर्ड 7 के राज्याभिषेक समारोह का उत्सव मनाने वाले को त्र्यंबकेश्वर में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर कहा था कि गुलामी का उत्सव मत मनाओ। जो लोग भाई साहब इनके फंक्शन को, राज्याभिषेक को एंजॉय कर रहे थे, उनसे कहा गया कि गुलामी का उत्सव मत मनाओ भाई साहब, उनका राज्याभिषेक हो रहा है, आप इतना ज्यादा उछल कूद कह रहे हो, है ना। चलिए आगे, यह भी इतिहास में दर्ज है कि विदेशी वस्तुओं की पहली होली भी पुणे में 7 अक्टूबर 1905 को वीर सावरकर ने ही जलाई थी। ये एक हिस्टोरिकल जो है एक बात है ना। एंड लास्ट बात क्या है कि 1991 में वीर सावरकर को ब्रितानी हुकूमत यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रांति के अपराध में काला पानी का दंड देकर के 50 वर्ष के लिए अंडमान की सिल्वर जेल में क्या कर दिया, डाल दिया। और यहीं से विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके लिए टीवी डिबेट पर नेता चो करते रहते हैं और बहसबाजी करते रहते हैं। क्या किया जाए, है ना। चलिए, तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, यहीं से कहानी शुरू होती है वीर सावरकर के बारे में। चलिए आगे, आप लोग टीवी डिबेट पर एवी डिबेट मत देखा करिए, है ना। संसद टीवी देखा करिए, डीडी न्यूज पे देखा करिए। आजकल डीडी न्यूज तो और अच्छा हो गया, है ना। आप जानते होंगे वहां पर जो है, जो पहले डीएनए एक आता था प्रोग्राम जी न्यूज पर, फिर आज तक पे ब्लैक एंड व्हाइट आने लगा, फिर वही प्रोग्राम जो है डीडी न्यूज पर क्या आने लगा, डिकोड के नाम से है, जो हम लोग पढ़ाते हैं। तो डिकोड भी देखा करिए, अच्छा प्रोग्राम होता है ना, कई सारी जानकारी मिलती है आपको। चलिए आगे, संसद टीवी पर डिबेट बहुत सारी आती है, उसको देखा करिए। वीर सावरकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब रॉन्ग कौन सा है। नंबर 1, सरकार ने हिंदुत्व हु इज ए हिंदू नामक पुस्तक लिखी सावरकर ने, ठीक है, हाँ बिल्कुल लिखी, सही बात है। 27 अप्रैल को वीर सावरकर की जयंती मनाई जाती है, बताओ कौन सा इसमें स्टेटमेंट रॉन्ग है, बताओ फटाफट जल्दी से। इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है आपका, ये वाला है, यानी कि बी। ये 27 अप्रैल थोड़ी ना होता है भाई साहब, क्या होता है, मई में होता है ना, 28 मई को, बस ये रॉन्ग हो गया, बी ऑप्शन सही है आपका। चलिए, राष्ट्रपति भवन में अभी आप जानते होंगे द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है पद्मश्री, पद्म भूषण जो है प्रदान किया है कई लोगों को। आइए उसमें से कुछ लोगों को हम लोग देख लेते हैं कि किनको किनको क्या क्या प्रदान किया गया। ठीक है, तो 27 मई को जो है ये सब प्रोग्राम दिया गया है, मतलब ये पुरस्कार दिया गया है। और अब देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा पद्म विभूषण, कुछ नामों को हमने यहां पे मेंशन किया, सब नामों को नहीं रखा गया, कुछ विशेष नामों को रखा गया है। जैसे पद्म विभूषण पाने वालों में दुवर नागेश्वर रेड्डी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, देखो पद्म विभूषण की बात हो रही है, नाम क्या, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, शास्त्रीय नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया और वायलिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमण्यम शामिल थे इस श्रेणी में। जो ये तो लोग हो गए जिनको अभी दिया गया, जो लोग अभी जीवित हैं, लेकिन कुछ लोगों को पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया। वो कौन लोग हैं, तो उनमें है मलयालम लेखक कौन, एमटी वासुदेवन नायर और जापानी उद्योगपति ओसामू सुजुकी। तो ये अभी आप जानते होंगे इनके हाल ही में निधन भी हो गया था, है ना। तो इनको मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है, जिन्हें भारत के साथ सुजुकी की साझेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। किसको, ओसामू सुजुकी को, है ना। चलिए आगे, अब बात अगर हम लोग पद्म भूषण की करते हैं नंबर 2 पॉइंट पर, तो ये क्या होगा, पद्म भूषण पुरस्कार पाने वालों में सामाजिक कार्यकर्ता कौन, साध्वी ऋतंभरा, बखूबी आप इनका नाम जानते होंगे, साध्वी ऋतंभरा का।
और राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रूप से रही हैं। साध्वी ऋतंभरा के कई सारे जो है स्पीचेस, कई सारे सत्संग आते रहते हैं, संभवतः आप लोगों से कोई ना कोई देखता जरूर होगा, है ना। साध्वी ऋतंभरा अच्छी है, अच्छी मानी जाती हैं, बड़ी अच्छी भाषा है, कभी सुनिएगा साध्वी ऋतंभरा जी को, ठीक है। ये सलमान खान, शाहरुख खान को मत सुनिया करिएगा, ठीक है, क्रिकेट मत दिखा करिए, अच्छे लोगों को सुना करिए, जिससे आपके भीतर ऊर्जा आए, तेज आए, विकास हो आपका, है ना। आप गायत्री परिवार की स्पीचेस को सुनिए, और सबसे अगर जबरदस्त अगर आपको स्पीच सुननी है तो हमेशा आर्य समाज को फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली आपको बड़ा मजा आएगा। रियल हिस्ट्री सर, अपने देश के रियल हिस्ट्री, आपको आपके देश के बारे में इतिहास, आपका ज्ञान आर्य समाज की अगर आप उसको सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको ज्यादा सही और सटीक जानकारी आपको मिलेगी, आपके इतिहास के बारे में, आपके भूगोल के बारे में, आपके कल्चर के बारे में। तो आर्य समाज के स्पीचेस जो होते हैं बड़े अच्छे होते हैं। डॉक्टर भारद्वाज हैं, आप उनको सुनिएगा, बड़े अच्छे पुरोधा आर्य समाज में हैं, आप कभी सुनिएगा, जिन पर हाई रिसर्च है, जिनके वेद पर, पुराण पर, शास्त्र पर। एक है डॉक्टर महेंद्र पाल आर्या, उनको सुनिएगा, अंजलि आर्या उनको सुनिएगा, डॉक्टर जगदीप आर्या इनको सुनिएगा, है ना, डॉक्टर भारद्वाज इनको सुनिएगा, बड़े अच्छे वक्ता हैं अपने देश में, इनको सुनने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और बहुत और क्रांतिकारी चीजों को सुनना है तो राजीव दीक्षित जी को सुनिएगा, हालांकि आज वो हमारे बीच में नहीं है, आप जानते होंगे। राजीव दीक्षित जी को कभी यूट्यूब पर डालिएगा, आज ही डालिएगा, और राजीव दीक्षित की स्पीचेस को आप सुनिएगा, आपका दिमाग जो है ना ठनठना जाएगा भाई साहब, ठीक। सुनिए क्या, राजीव दीक्षित डालिएगा यूट्यूब पर आज। चलिए वहीं, अच्छा इसमें देखो तो ये पद्म भूषण में क्या हो गया, साध्वी ऋतंभरा हो गई, जिन्हें राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। आप जानते होंगे राम जन्मभूमि का जब जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो आपने देखा होगा साध्वी ऋतंभरा के साथ में बाद में कई लोग जो है उनकी आंखों में बड़े आंसू थे, है ना, आप जानते हो, क्योंकि बड़ा एक जो है संघर्ष किया गया, ऐसा कहते हैं ना। चलिए आगे, अभिनेता, राजनेता नंदमुरी बालकृष्ण और प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक ए सूर्यप्रकाश शामिल हैं। इसको पॉलिटिकली प्लीज आप लोग मत लीजिएगा ना, ये ध्यान रखिएगा, पता है कि आप मेरे पर क्रॉस क्वेश्चन लगाने लग जाओ। चलिए वहीं मरणोपरांत पद्म भूषण पाने वालों में कौन कौन है, उनमें है प्रसिद्ध गायक पंकज उदास, है ना। पंकज उदास का नाम भी आप जानते होंगे, बड़े अच्छे जो है गाने इनके हैं, मैं इनको बहुत पसंद करता हूं, हालांकि हमारे बीच में अभी नहीं है वो। इसके अलावा वरिष्ठ राजनेता मनोहर जोशी और अर्थशास्त्री विवेक देवराय भी इसमें क्या है, शामिल हैं। संगीत बहुत अच्छी चीज होती है, सुना करिए, मैं गुनगुनाता हूं, हालांकि मेरी वॉइस नहीं अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं गुनगुनाता हूं, क्योंकि संगीत अपने आप में क्या है, एक बहुत ज्यादा, एक बड़ा जो है मुझे लगता है ये एक मेडिटेशन है अपने आप में, है ना। संगीत हो गया, योग प्राणायाम हो गया, ठीक है, ये सब क्या है आपके जीवन के सबसे मूल सार में है, इसको आपको खोना नहीं है। गुनगुना लीजिए, आपकी आवाज फटे बांस जैसी हो तो क्या अरे क्या यार, कोई कहेगा कुछ नहीं गा पाते, रो रहे हो, कोई बात नहीं, रोते हैं, आपको अच्छा लगेगा ना। गाना आपके अपने के लिए होता है, संगीत आपके अपने के लिए होता है, कि आप में एक असीम ऊर्जा का संचार होता है, ठीक है। संगीत का पार्ट जरूर बनिए आप लोग। सम्मानों का सबसे बड़ा हिस्सा पद्मश्री श्रेणी में आया, जिसमें 57 व्यक्तियों को देश भर में उनके जमीनी और अभिनव योगदान के लिए सम्मानित किया गया। तो अब पद्मश्री किसको किसको दिया गया, कुछ पॉइंट लोगों को देख लीजिए। इनमें प्रमुख गायक जो है कौन है, अरिजीत सिंह, इनको भी मैं पसंद करता हूं। अरिजीत सिंह, क्रिकेटर आर अश्विन, लेखिका प्रतिभा सतपथी, एसबीआई के पूर्व चेयरमैन कौन, अरुंधति भट्टाचार्य, इनके बारे में खूब सुना होगा आप लोगों ने, और वायलिन वादक तेजेंद्र नारायण मजूमदार शामिल हैं। सूची में विदेशी नागरिक में एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई भी शामिल है। इसमें कुल 10 लोग शामिल हैं, जो वैश्विक योगदान के लिए भारत की स्वीकृति को दर्शाता है। विशेष रूप से पुरस्कार विजेताओं में 23 महिलाएं हैं, बड़ी बात है अपने आप में, जो विभिन्न क्षेत्रों में महिला उत्कृष्टता की बढ़ती मान्यता को प्रदर्शित करती हैं अपने आप, है ना। तो ये सब नाम आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आप बताइए, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित होगा, भाई साहब सुमेलित हो गया, सुमेलित होगा क्या, सुमेलित होगा, सुमेलित नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा, बताओ। अभी हमने आपको बताया, अब आप बताओ इसमें से किसको पद्मश्री नहीं दिया गया। देखो 2 बार इसमें लिखा है, मुझे लग रहा है शायद इसमें गलती होगी, कुछ बताओ क्या होगा इसका सही उत्तर, सी आंसर। पद्मश्री पंकज उदास को नहीं दिया गया है, किसको दिया गया बताओ, पंकज उदास को। देखो पंकज उदास का नाम हमने दिया था, देखो कहीं कहां पर पंकज उदास जी, पंकज उदास जी कहां पर हैं बताओ भैया, पंकज, ये देखो, तो इनको क्या दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है ना, मरणोपरांत। तो बस ये रॉन्ग हो गया अपने आप है ना, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, सी रॉन्ग है, बस सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे। पेराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पालसियोस का 2 से 4 जून तक जो है भारत का राजनयिक दौरा है, आप जानते होंगे, और संभवतः ये पहली बार शायद भारत देश आ रहे हैं ना। पेराग्वे के जो राष्ट्रपति हैं कौन, नाम याद रखिएगा इनका, कौन,
सेंटियागो पेना पासियोस, ठीक है, बहुत अच्छा नाम है, ध्यान रखिएगा। यही जो व्यक्ति हैं, ये क्या कर हो रहे हैं, राष्ट्रपति जी क्या हो रहे हैं, भारत आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो द्वारा का होगा 2 से 4 जून, ये डेट याद रखिएगा एक बार आप लोग, ठीक है। कई बार क्या होता है डेट आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये डेट आपको क्या करनी है, याद रखनी है। आगे यह उनका भारत का पहला दौरा है, तो पहला दौरा है इसीलिए क्या है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। चलिए, भारत और पेराग्वे के बीच 13 दिसंबर 1961 यानी कि 13 दिसंबर 1961 को राजनीतिक संबंध जो है स्थापित हुए थे, याद रखिएगा इस बात। और अभी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और जो है कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी उनसे, ठीक है। अब पेराग्वे के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, पेराग्वे का मैं मैप लगाना भूल गया हूं, एक बार आप लोग मैप में जरूर देख लीजिएगा। पेराग्वे उन कुछ देशों में से एक है जहां स्वदेशी भाषा को आधिकारिक दर्जा प्राप्त है और आमतौर पर यह बोली जाती है, ठीक है। मुख्य जनजातीय समूह कौन सा है, मेस्तीजो है ना। और भाषाएं स्पेनिश और गुआरानी है, दोनों आधिकारिक भाषा के रूप में जानी जाती हैं। हो सकता है कि आप एग्जाम पूछ ले कि बताओ पेराग्वे की जो आधिकारिक भाषा कौन सी है, आप कहेंगे स्पेनिश और गुआरानी। राजधानी क्या है, असुनासियोन है राजधानी। नदी क्या है, नदी में अगर बात करें तो पेराग्वे नदी देश को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी नदी, ठीक है। चलिए, पेराग्वे दक्षिण अमेरिका का एक स्थल आवृत यानी कि लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि ये चारों तरफ क्या स्थल से घिरा हुआ है जिसका कोई समुद्री किनारा नहीं है ना। लैंडलॉक कंट्री है अपने आप पे कौन, पेराग्वे, कोई भी समुद्री सीमा इसकी नहीं है ना। यह देश उत्तर में बोलीविया, क्या यह देश उत्तर में बोलीविया, उत्तर पूर्व में ब्राजील और दक्षिण तथा पश्चिम में अर्जेंटीना से घिरा हुआ है। आज मैं मैप नहीं लगाना मतलब भूल गया, स्लिप कर गया माइंड से। आप लोग मैप में जरा इसको देख लीजिएगा, इस पॉइंट नंबर 7 को प्लीज चेक कर लीजिएगा, है ना, ये जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो पेराग्वे के राष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना है। पेराग्वे के राष्ट्रपति जो है कब से कब तक आ रहे हैं ये याद रखना है। वहां के जो सीमाएं हैं वो याद रखनी है और वहां की इंपॉर्टेंट जो भाषा और करेंसी है वो भी आपको क्या करनी है, याद रखनी, ठीक है। करेंसी भी आप लोग एक बार ज्यादा देख लीजिएगा नेट पर। चलिए आगे, पेराग्वे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, पेराग्वे के राष्ट्रपति कौन है, सेंटियागो पेना पासियोस हैं। हाँ है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल है। दूसरा, भारत और पेराग्वे के बीच 13 सितंबर 1961 को राजनयिक संबंध जो स्थापित हुए थे, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही कथन सही हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, एक मजेदार क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दुनिया का पहला पेंडेमिक समझौते को औपचारिक जो है रूप से स्वीकार कर लिया है, ठीक है। क्या कर लिया है, औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। आप जानते होंगे कि जब भूकंप आया हुआ था, ठीक है, तो उस समय ये आपका क्या कहते हैं, कोविड आया हुआ था। तो कोविड के दौरान WHO पर कई बार क्वेश्चन मार्क उठा और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो आपका ये है क्या कहते हैं, आपका अमेरिका है, अमेरिका ने क्या कहा कि भैया हम तो WHO से क्या हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, है ना। सुना होगा रफूई आप लोगों ने। तो अब जब ये बाहर हो गया तो मामला थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया एक तरीके से अपने आप में, जो है अमेरिका पर, भाई आप WHO से बाहर क्यों हो गए। तो WHO पर आरोप लगाया ट्रंप जी ने कि भैया आपने सही जानकारी नहीं दी, सटीक जानकारी नहीं दी, है ना। चीन ने और WHO ने कोविड के बारे में दुनिया को सही रूप से जानकारी नहीं दी और कहा कि भैया फंडिंग जो है बहुत वेस्ट करता है WHO, है ना, पैसा बहुत वेस्ट करता है, इसलिए बाहर हो गए। आगे तो अभी क्या हुआ, इसी कोविड आदि को लेकर के एक बड़ा जो है क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात चल रही थी और अभी वो क्या है, अब धरातल पर आ चुका है। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दुनिया का पहला पेंडेमिक समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। यह समझौता WHO के 78वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के दौरान सदस्य देशों की सर्वसम्मति से अपनाया गया है, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है, भविष्य में होने वाली महामारियों के लिए वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी को मजबूत करना और देशों के बीच मौजूद स्वास्थ्य सेवाओं की असमानताओं को दूर करना। आप जानते होंगे जो कोविड आया क्या हो गया, वो अपने आप में पेंडेमिक हो गया, अपने आप में यानी कि विश्वव्यापी हो गया। और WHO की तैयारी इतनी बड़ी लेवल की नहीं थी कि वो इस बड़ी महामारी को क्या करे, कंट्रोल कर पाए। भारत में तो बहुत कम मौत हुई भाई साहब, जो डेवलप कंट्री ना असंख्य लोग मारे गए, असंख्य लोग।
बहुत बड़ा वायरस था। हालांकि अभी कुछ दिन पहले की घटनाएं हैं कि मुंबई में कई सारे केसेस आए हैं। आपके लखनऊ में शायद एक केस अभी आया है सर, परसों नरसों की बात है, मेरे स्टूडेंट ने मुझे भेजा कि सर लखनऊ में आ गया एक केस, आप बचे रहिएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं तो कहीं जाता ही नहीं हूं बाहर। ठीक है, आप लोग भी बाहर निकलिए, प्लीज मास्क वगैरह का इस्तेमाल करिए और सैनिटाइजर फिर से एक बार आप लोग घर पे लेके आइए और रखिए। और सैनिटाइजर वैसे भी रखिए, आप भले ही कोरोना हो ना हो डजंट मैटर, लेकिन कुछ कुछ चीजें आपकी बड़ी सेफ्टी के लिए जरूरी होती हैं, राइट। तो ये बात देने की, ये इसका क्या है मूल उद्देश्य, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है अब WHO ने कि जो पूरे वैश्विक लेवल पर नजर रखेगा भैया कौन सी कहां पे बीमारी फैल रही है। ठीक है, चलिए, कोविड-19 महामारी के दौरान हुई मौतों के बाद दिसंबर 2021 में WHO के सदस्य देशों ने एक इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है, नेगोशिएटिंग बॉडी जो है की स्थापना की थी। इस संस्था का काम एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय समझौते का मसौदा तैयार करना था जो महामारी की रोकथाम, तैयारी, जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी को कर सके। भैया अगर वैश्विक लेवल पर कोई चीज अगर हो रही तो ये अकाउंटेबिलिटी इस संस्था की रहे। करीब 3 साल तक 13 औपचारिक बैठकें हुई, जिनमें से 9 बैठकें बढ़ाई गई और कई अनौपचारिक चर्चाओं के बाद अप्रैल 2025 में इस समझौते का अंतिम मसौदा तैयार कर लिया गया है ना। यह समझौता WHO के संविधान के आर्टिकल 19 के तहत तैयार किया गया। यह फैक्ट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। यह दूसरा अंतरराष्ट्रीय कानूनी दस्तावेज है, बड़ी बात है। इस प्रकार का एक अंतरराष्ट्रीय समझौता और भी हुआ था, यह दूसरा है। तो पहला कब हुआ था, पहला यहां पर लिखा है। WHO का जो पहला जो दस्तावेज था अपने आप में, पहला दस्तावेज तंबाकू नियंत्रण पर, किस पर, तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन था, जिसे 2003 में अपनाया गया और 2005 में इसको लागू कर दिया गया था। तो ये पहला समझौता था और यह भी जो कोविड-19 को लेकर खासकर किया गया, ये अब किया गया है दूसरा समझौता है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर पेंडेमिक डिजीज क्या होती है। पेंडेमिक डिजीज वो होती है, बीमारी होती है जो बृहद लेवल पर पहुंच जाती है। आप लोग कई बार एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक में कंफ्यूज हो जाते होंगे। आज मैं तुमको थोड़ा आसान शब्दों में इसको मैं समझा देता हूं, अब आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए आइए, एक है एपिडेमिक, है ना, एपिडेमिक। इसको आप ऐसे समझ लो, पहले समझ लो आप छोटा सा, जैसे ये है एपिडेमिक। एपिडेमिक, ठीक, एंडेमिक और पेंडेमिक, है ना। अब ये क्या क्या होती हैं इसको एक बार हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार क्या होता है, पूछा जाता है भाई, सब क्या पूछा जाता है ना, तो आपको पता होना चाहिए। तो एपिडेमिक वो डिजीज होती हैं जो किसी खास क्षेत्र में फैली होती हैं, ठीक, किसी खास क्षेत्र में। ठीक है, जैसे कि माना कि किसी खास क्षेत्र में कोई एक बीमारी फैल गई, माना डेंगू फैल गई आपकी, जैसे एक जिले में, एक माना कि एक जिले में, जैसे कि डेंगू जो है, खासकर जो डेंगू बीमारी होती है वो आजकल लखीमपुर, उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर खीरी का जो एरिया है वहां पर खूब फैलती है। तो माना एक छोटे से एरिया में अगर कोई बीमारी फैल गई, माना क्या जिला के स्तर पर, क्या जिला के स्तर पर अगर कोई बीमारी फैल गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई बीमारी फैल गई, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एपिडेमिक, यानी कि एक खास क्षेत्र है, एक स्पेसिफिक क्षेत्र है, वहां पर अगर कोई बीमारी फैलेगी तो उसको क्या बोलेंगे, एपिडेमिक बोलेंगे। दूसरा एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब क्या हो गया कि अगर यही बीमारी बढ़ते हुए एक बृहद क्षेत्र में फैल जाए, माना कि यह बीमारी किसी देश को चपेट में ले ले, जैसे कि मलेरिया जैसी बीमारियां, क्या जो मलेरिया जैसी बीमारी हैं वो खासकर उष्णकटिबंधीय कंट्रीज में या फिर आप देखेंगे अफ्रीकन कंट्रीज में दिखाई देती हैं। तो माना कि एक क्या हो गया, ये एक बहुत इससे बड़े क्षेत्र में, यानी कि पूरे देश के लेवल पर, एक कंट्री के लेवल पर फैल गई, एक बृहद लेवल इसका हो गया, बड़ा एरिया हो गया। ठीक है, वर्ल्ड वाइड नहीं है, ये किसी खास देश में आकर है, बहुत बड़े बृहद क्षेत्र में है। ठीक है, अगर आधा ही देश शामिल है तो भी वो एंडेमिक डिजीज के अंतर्गत आएगा। अब यही बीमारी कोई अगर पूरे वर्ल्ड वाइड हो जाए, यानी कि पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले ले, जैसे कि आपका क्या हो गया, कोरोना हो गया अपने आप में। तो कोरोना क्या था, ये पूरे विश्व में फैल गया था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो डेंगू जैसे कि आप जानते होंगे एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में फैल गया तो वो एपिडेमिक डिजीज में आएगा। ठीक है, और अगर कोई बड़ी बीमारी जैसे कि आपका चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स वगैरह अफ्रीकन कंट्रीज में, मलेरिया हो गया, ये सब अफ्रीकन कंट्रीज में खूब फैलती हैं, तो देश में फैल गया तो एंडेमिक। और अगर पूरे बृहद वाइड यानी कि वर्ल्ड वाइड अगर कोई बीमारी फैल गई तो उसको क्या बोलेंगे, पेंडेमिक। तो कोरोना क्या था,
पैंडेमिक था और इसी पैंडेमिक डिजीज को कंट्रोल करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने एक समझौता जो है किया हुआ है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक संगठन बनाया हुआ है। याद रहेगा पॉइंट, ये भूलेगा तो नहीं। यानी कि कोई विश्व स्तर पर अगर कोई बड़ी बीमारी फैलती है तो डब्ल्यूएचओ की ये अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और कंट्रोल नहीं कर पाया था डब्ल्यूएचओ उसको, कोरोना को, इसी वजह से ट्रंप साहब क्या गए थे, गुस्सा आ गए भाई साहब, हाँ पन तो बाहर जाएंगे, हम ना रहेंगे जी डब्ल्यूएचओ में। तो डब्ल्यूएचओ से बाहर होने की घोषणा किसने कर दी, डोनाल्ड ट्रंप ने। प्रश्न यह भी पूछ लेगा आपसे कि अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा निम्न में से किस संगठन से बाहर होने की घोषणा की गई है, उसमें से एक ऑप्शन डब्ल्यूएचओ दे देगा, आपको उत्तर उसका बता देना है। याद रहेगा पॉइंट। चलिए, यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो एपिडेमिक, एंडेमिक, पैंडेमिक आपको कैसे याद रखना है, आपको ऐसे याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री और वर्ड, ऐसे याद रखना है, बस हो गया, है ना। चलिए आगे, अब आप बताइए, अब आप ये प्रश्न खुद पढ़िए और मुझे बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। ये मैं आपको देता हूं, सौंप देता हूं, आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आप मुझे इसका उत्तर खुद बताइए, क्या होगा, क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा भाई साहब सी। दोनों का इसमें क्या है, सही है, सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे, अमेरिका ने यूरोपीय संघ यानी कि ईयू पर लगाया 50% आयात शुल्क यानी कि टैरिफ लगा दिया भाई साहब। बहुत पगला देश है अपने आप में, पाकिस्तान से कम नहीं है आजकल। और ट्रंप साहब के आजूबे वाले फैसले होते हैं भाई साहब। मैं जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ ये उल्टा फुल्टा .com टाइप का करेंगे, और वही कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है। यूरोपीय संघ पर 50% टैरिफ लगा दिया, बताओ क्या करिएगा, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से अमेरिका में आने वाले सभी उत्पादों पर 50% आयात शुल्क यानी कि टैरिफ लगाने का फैसला कर लिया है। यह फैसला 1 जून 2025 से क्या होगा, प्रभावी होगा, यानी कि परसों से प्रभावी हो जाएगा। उन्होंने बताया कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि ईयू लंबे समय से अमेरिका के साथ व्यापार में अनुचित व्यवहार कर रहा था। भाई साहब बिजनेसमैन है ना ये, तो बिजनेसमैन तो इनको सारे गुण आते हैं कि हाँ हाँ इससे अच्छा, बाकी कोई राष्ट्रपति रहेगा तो उसको उतना नहीं नॉलेज रहता है व्यापार करना। अब व्यापार कर रहे हैं तो डेफिनेटली भैया इनको तो प्रॉफिट होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है, इन्हीं का अपना प्रॉफिट हो, इसलिए जो है ये कुछ ना कुछ तामझाम करते रहते हैं, ठीक है। तो अनुचित व्यवहार कर रहा है और अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा रहा है भैया। ईयू पर क्या लगा दी, सॉरी हाँ ईयू पर क्या लगा दिया, आरोप लगा दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये बात समझिएगा आप लोग। चलिए, ये क्यों है, उन्होंने कहा कि भैया यूरोपीय संघ व्यापार नीतियां, टैक्स नियम और कंपनियों पर लगाए जाने वाले जुर्माने अमेरिकी कंपनियों के लिए नुकसानदेह हैं, जिससे अमेरिका को हर साल 250 बिलियन अरब डॉलर का क्या होता है, लाख करोड़ डॉलर का क्या होता है, घाटा होता है। तो ये यही वजह रही है कि जिससे जो है इन्होंने 50% का टैरिफ लगा दिया है, ठीक है। अब यूरोपीय यूनियन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यूरोपीय यूनियन एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन जिसमें 27 यूरोपीय देश शामिल हैं 2025 तक, ठीक है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग, शांति, स्थिरता और समृद्धि को बनाए रखना होता है, ठीक है। आप जानते हो कि 1957 में रोम संधि के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी के रूप में शुरुआत हुई थी, और इसके अलावा फिर 1993 में जो आपका ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट है, इसके तहत आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ बना, यानी कि 1993 में। और यूरो की क्या है, आधिकारिक मुद्रा करेंसी है, जिसे 19 देशों ने अपनाया हुआ है। तो कभी प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि बताओ यूरोपीय यूनियन की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है, आप कहेंगे यूरो है, ठीक है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं भी होती हैं जिसके बारे में भी आपको कई बार एग्जाम पे पूछता है। तो इसकी प्रमुख संस्था कौन सी है, यूरोपीय परिषद। ये नीतियों का निर्धारण करता है, कौन, यूरोपीय परिषद, ठीक है। फिर यूरोपीय आयोग भी होता है, कानूनी और नीतियों का क्रियान्वयन करता है कानूनों का, ठीक है। इसके अलावा यूरोपीय संसद होता है, जनता द्वारा चुनी जाती है, कानून पारित करने में भाग लेती है यूरोपीय संसद। फिर यूरोपीय न्यायालय होता है, यह भी आप जानते होंगे, कानून की व्याख्या करता है और विवादों को सुलझाता है। तो यह भी आपको याद रखना था, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए, हाल ही में अमेरिका द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था पर टैरिफ शुल्क 50% लगाया गया है, यूरोपीय संघ पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन पर, आईएमएफ पर या डब्ल्यूटीओ पर, क्या होगा, ईयू पर, है ना, यानी कि यूरोपीय संघ पर, ए इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, अब आज का अभ्यास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है, वेकेलाइट, पॉलीएमाइड, टेफ्लॉन या फिर इनमें से कोई नहीं, बताओ क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या होगा जल्दी बताइए। तो आप लोग इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और प्लीज आप लोग कमेंट जरूर क्या करिए, क्योंकि आप इसका उत्तर देंगे तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछ ले, और आपने अगर इग्नोर कर दिया, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया, सर पे हाथ रखोगे, रोगे बैठ करके, है ना। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि आप लोग गलती मत किया करें, एक एक प्रश्न भी आप लोग प्लीज जरूर दिया करिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
और अब पीसीएस का एडवर्टाइजमेंट है 8604409220 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पीसीएस के बैच लेने से आपको आने वाली जो परीक्षा आपकी आरओ की है उसकी भी तैयारी हो जाएगी। और 12th के बाद तैयारी कैसे करें इसका वीडियो आज ही शाम को आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को प्लीज जरूर देखिएगा। एक बहुत अच्छी बात है, आपकी जानकारी में अगर कोई होगा जो 12th के बाद तैयारी करना चाहता होगा उसको वीडियो आप मेरा भेज दीजिएगा। आज शाम को वो वीडियो रिलीज होगा, है ना। चलिए, तो यहां पर हम लोग बेसिक से पढ़ाते हैं। इसमें आपका प्री प्लस मेंस, इंटरव्यू, आपकी तैयारी और बाकी सभी जानकारियां इसमें आपको दी जाती हैं, ठीक है। और प्री का टेस्ट सीरीज आपका, मेंस का टेस्ट सीरीज आपका, डेली क्विज आपकी, है ना, टेस्ट 25 क्वेश्चन का, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी, ये सब कुछ इसमें जो है कराया जाता है। तो आप लोग क्या करिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अलग से आपको सीसैट, हिंदी, निबंध सब कुछ इसमें दिया जाएगा। प्रॉपर आपको गाइडेंस दी जाएगी, मेंटरशिप दिया जाएगा। इंटरव्यू तक अगर आप पहुंचेंगे तो आपकी सारी फीस भी हम लोग क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। 18 महीने का हमारा कोर्स रहेगा, 7 से 8 महीने के अंदर आपका कोर्स ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है वीडियो को एक बार क्या करिए, जो है डाउनलोड कर लीजिए और बार बार देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हमारे रहेंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है पीसीएस का बैच, इसके इस बैच से आपकी आरओ की तैयारी, यूपीएससी की 4 पेपर की तैयारी, ये सब आपकी हो जाएगी, है ना। क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस में कोई खास अंतर नहीं है, ऑप्शनल के स्तर को छोड़ दिया जाए तो आप इसके माध्यम से यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं और पीसीएस की तैयारी भी कर सकते हैं। तो ये होगी छोटी सी इंफॉर्मेशन। और अब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न, इसको आपको लिखना है कि वीर सावरकर के प्रमुख सिद्धांतों एवं उनके क्रांतिकारी गतिविधियों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। 125 वर्ड्स में आप इसको लिखिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा आज का वीडियो। बाकी हम लोग मिलेंगे कल। बाकी आप लोग मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने जीवन को बहुत ही अच्छे आचरण के साथ आगे बढ़ाते रहिए। शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसैट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।